नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज 24 दिसंबर की शाम लाल किले से बीजेपी पर तीखा हमला बोला। भारत जोड़ो यात्रा 108वें दिन आज दिल्ली पहुंची। भारी तादाद में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाई जा रही है। इस काम को सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि टीवी मीडिया भी इसमें शामिल है। राहुल ने इस दौरान टीवी मीडिया पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि कभी आपने क्या देखा है कि टीवी पर एक हिंदुस्तानी दूसरे से गले लग गया हो? नहीं, ये 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपका ध्यान भटकाया जा सके। ये वही काम कर रहे हैं जो जेब काटने से पहले किया जाता है। जेब काटने वाला सबसे पहले आपका ध्यान भटकाता है। राहुल ने कहा कि देश में 90% लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, मुझे कहीं भी नफरत नहीं दिखी, लेकिन जब भी टीवी खोलता हूं मुझे नफरत और मारपीट दिखती है। मोदी सरकार पर हमलावर राहुल गांधी ने कहा, यह मोदी सरकार नहीं बल्कि अडानी अंबानी की सरकार है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि 24 घंटे मीडिया में नफरत की खबरें दिखाई जाती हैं और लोगों का ध्यान भटकाकर जनता का पैसा इनके मालिकों के जेब में जाता है। ये सब जानते हैं ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। कमल हासन ने कहा कि मैं आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से कहा, यही वक्त है जब देश को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह दिल्ली पहुंच गई। यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हजारों कार्यकर्ताओं ने इसका जबरदस्त स्वागत किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। दिल्ली में यात्रा आश्रम चौक से होते हुए नेताजी सुभाष मार्ग, लाल किले से आगे बढ़कर शांतिवन और राजघाट तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का सफर तय करते हुए दिल्ली पहुंची है और राहुल ने इसका जिक्र किया था। राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। राहुल गांधी को तरह तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सावरकर पर राहुल की कथित टिप्पणी को आधार बनाते हुए लखनऊ की कोर्ट में शिकायत की गई, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शिकायतकर्ता से पहले सबूत पेश करने को कहा है। लखनऊ की कोर्ट में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर पर कथित टिप्पणी के विरोध में शिकायत की गई है। ये शिकायत किसी नृपेंद्र पांडे ने की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने सावरकर का मजाक उड़ाया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भाषण देते हुए ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से बताया था कि सावरकर अंग्रेजों के एजेंट थे। अंडमान जेल में रहने के दौरान सावरकर द्वारा अंग्रेजों से माफी मांगी गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान योगी ने लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर चर्चा की। बीजेपी के सूत्र ने कहा, जैसे जैसे शिखर सम्मेलन नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया और अब तक की तैयारियों पर अपडेट साझा किया। सूत्र ने बताया कि आदित्यनाथ ने मोदी से उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के बारे में भी बात की। समझा जाता है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी के किन लोगों को टिकट दिया जाएगा, उन नामों पर दोनों ने विचार किया। हालांकि इस बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 201 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 183 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3397 है। देश में कोविड से रिकवरी की दर 98.8% है। बता दें, चीन में कोरोना का प्रकोप है और इसके कारण भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत सरकार ने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी और तैयारी जरूरी है, लेकिन भारत में घबराने की जरूरत नहीं है। चीन समेत कई देशों में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि हम विमानन मंत्रालय से बात करके चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक, दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में आने के बाद जिनको बुखार होगा या कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए, उन्हें क्वारंटीन करने के लिए भी हम आदेश जारी करने जा रहे हैं। मथुरा की एक अदालत ने शनिवार को आदेश दिया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। अदालत ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI 2 जनवरी से मस्जिद का सर्वे करे और 20 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने जमा करे। अदालत ने यह आदेश वादी विष्णु गुप्ता की याचिका पर दिया है। विष्णु गुप्ता हिंदू सेना से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे उसी तर्ज पर होगा जिस तरह वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ था। बता दें, वाराणसी की एक निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे कराने का आदेश दिया था और उसके बाद सर्वे कराया गया था।
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2022 का सामान्य विज्ञान का पेपर लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद सरकार को आनन फानन में परीक्षा को रद्द करना पड़ा। ये परीक्षा शनिवार सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पेपर लीक होने पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पेपर लीक होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजस्थान में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बस जिसमें इस परीक्षा के अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनके पास सामान्य ज्ञान का पेपर पहले ही आ गया है। सूचना के आधार पर पुलिस के अफसरों और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने जांच पड़ताल की और बस को रोककर तलाशी ली। पुलिस ने इस मामले में 50 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से 42 लोगों को बस से जबकि 8 लोगों को उदयपुर के एक प्राइवेट होटल से हिरासत में लिया गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लगातार 5 हफ्तों से बढ़ रहे विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले हफ्ते में लगभग 571 मिलियन डॉलर की कमी दर्ज की गई। शुक्रवार को जारी हुए आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 16 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में गिरकर 563.499 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मालूम हो कि अक्टूबर 2021 में भारत का मुद्रा भंडार अपने सबसे ऊंचे स्तर 645 अरब डॉलर था। उसके बाद से इसमें लंबे वक्त तक लगातार गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल मौजूदा वक्त में ये 563.499 अरब डॉलर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा में सुरक्षित रखी गई संपत्ति से होता है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी सिक्योरिटीज शामिल होती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी सरकार और आरबीआई को आर्थिक विकास में गिरावट के कारण पैदा हुए किसी भी बाहरी या अंदरूनी वित्तीय संकट से निपटने में सहायता करती है। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोबराज ने कहा है कि वो नेपाल की सरकार और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा करेगा। चार्ल्स शोबराज को नेपाल में 19 साल तक जेल में रहने के बाद शुक्रवार को रिहा कर दिया गया था। फ्रांस जाते वक्त उसने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है और उसे बहुत सारा काम भी करना है। चार्ल्स शोबराज से जब ये पूछा गया कि क्या उसे सीरियल किलर कहना गलत है, इस पर चार्ल्स ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल गलत है। एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार के मुताबिक जिन्होंने चार्ल्स का इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था कि चार्ल्स खुद को एक क्रिमिनल हीरो समझता था। बता दें, चार्ल्स शोबराज ने भारत, नेपाल और थाईलैंड के अलावा ग्रीस, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मलेशिया में भी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। नेपाल की जेल से रिहाई के बाद फ्रांस के सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज का इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। यह इंटरव्यू 2016 में लिया गया था। इस इंटरव्यू में उसने जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के साथ अपनी मुलाकातों का जिक्र किया। साथ ही बताया कि भारत के उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह से उसके सीधे संपर्क में थे और उनके कहने पर उसने इंडियन एयरलाइंस अपहरण के मामले में मसूद अजहर के लोगों से बात की थी और भारत के यात्रियों को छोड़ने के लिए कहा था। ये इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितु सरीन ने 2016 में लिया था। हालांकि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि ये इंटरव्यू उसके काठमांडू जेल से रिहा होने के बाद प्रकाशित किया जाए। इसमें उसने बताया कि उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह उससे सीधे संपर्क में थे। शोबराज ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने पेरिस में मुझसे मिलने के लिए एक दूत भेजा। इस मुलाकात और जसवंत सिंह से बातचीत के बाद मैंने मसूद की पार्टी हरकत उल अंसार के लोगों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने यात्रियों को छोड़ने से मना कर दिया। लेकिन मैं उनसे ये वादा करवाने में सफल रहा कि 11 दिनों तक वो यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद वो उनकी हत्या कर देंगे। उसने कहा कि मैंने जसवंत सिंह को फ़ोन किया और कहा कि मेरी राय में 11 दिनों तक तो यात्रियों को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए भारत के पास बातचीत के लिए 11 दिन हैं। दरअसल प्लेन कंधार में था और भारत सरकार के पास यात्रियों को बचाने के लिए मसूद अजहर की रिहाई के अलावा कोई चारा नहीं था। शोबराज ने कहा कि मेरी जसवंत सिंह से लंबी बातचीत हुई, मैंने उन्हें दूसरा उपाय सुझाया। इसके मुताबिक भारत सरकार आधिकारिक तौर पर यह वादा करे और संसद से सहमति ले कि मसूद को 6 महीने में रिहा कर दिया जाए। मैं इस शर्त पर हरकत उल अंसार से बातचीत की पूरी कोशिश करूंगा। जसवंत सिंह ने कहा कि वो कैबिनेट से इस बारे में मशवरा करेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने मसूद को छोड़ने का विकल्प चुना। शोबराज ने कहा कि आप इस बात की पुष्टि के लिए जसवंत सिंह से पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में उसने कहा कि मुझे अभी भी लगता है कि अगर सरकार ने उसे 6 महीने में रिहा करने वाला विकल्प मान लिया होता तो शायद मैंने हरकत उल अंसार को इसे मानने के लिए राजी कर लिया होता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स गिरफ्तार होने से पहले यानी 2000 से 2003 के बीच कई बार पाकिस्तान गया, जहां वो मसूद से भी मिला। बता दें, 1999 में इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन नेपाल से हाईजैक कर लिया गया। आतंकी इसे काठमांडू से अमृतसर और लाहौर के बाद अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। वहां 178 यात्रियों की सेफ रिहाई के बदले आतंकियों ने मौलाना मसूद अजहर समेत
3 आतंकियों की रिहाई की शर्त रखी थी। इन आतंकियों को छोड़ने के लिए भारत से स्पेशल प्लेन भेजा गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।